हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। मैं हूं गुंजन। आज जिस विषय पर कानूनी पहलू में हम चर्चा करेंगे वो है स्वास्थ्य बीमा यानी कि मेडिक्लेम और जनरल इंश्योरेंस। आजकल इंश्योरेंस यानी कि बीमा कंपनियां मशरूम की तरह मार्केट में छाई हुई हैं। हम इंश्योरेंस लेते हैं तो ये सोचते हैं कि बहुत कुछ कवर हमें मिलेगा, लेकिन असलियत में जब हमें उस कवर को लेने की जरूरत पड़ती है तो लगता है कि ये चीजें तो कवर हैं ही नहीं जिनकी हमें जरूरत थी, और तब हम ठगा सा महसूस करते हैं। असल में बात यह है कि बीमा कंपनियां बहुत सी चीजें छिपा कर रखती हैं। ये कह लीजिए कि हमारे अंदर ही अवेयरनेस नहीं होती कि हम टर्म्स एंड कंडीशंस ठीक से पढ़ पाए। क्या होता है, किस तरह के बीमा क्लेम होते हैं, चलिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले जीवन बीमा को छोड़कर किसी भी बीमा को सामान्य बीमा कहते हैं। जीवन बीमा के विपरीत सामान्य बीमा आकस्मिक घटनाओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है और ये व्यक्ति के लिए एक विकल्प है जो एक जोखिम मुक्त जीवन जीना चाहते हैं। लगभग वो सब कुछ जिसका जीवन में वित्तीय मूल्य होता है, यानी कि मटेरियलिस्टिक चीजें जिसके खोने, चोरी होने या क्षतिग्रस्त होने की संभावना होती है, को एक सामान्य बीमा नीति द्वारा कवर किया जाता है। मेडिक्लेम। आज स्वास्थ्य संबंधी उपचार काफी महंगा है। लोग अपनी वास्तविक बीमारी से उतने दबाव में नहीं आते जितना कि मेडिकल बिल को देखकर आते हैं। ऐसी चिंताओं से बचने का सबसे अच्छा उपाय है मेडिक्लेम पॉलिसी लेना। मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी न केवल अस्पताल में भर्ती होने के दौरान हुए खर्चे को, बल्कि अस्पताल में भर्ती होने से पहले और उसके बाद के खर्चे को भी कवर करती है। इसमें चिकित्सा जाँच और दवाइयाँ खरीदने पर खर्च हुआ धन भी शामिल हो सकता है। आजकल मेडिक्लेम बीमा कंपनियां अपने उपभोक्ताओं के लिए कई नई योजनाएं पेश करती हैं। इसमें लेटेस्ट है कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन। इस प्लान में बीमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने की दशा में अपने अस्पताल के बिलों का भुगतान नहीं करना होता। बीमा कंपनी सीधे ही बिलों का निपटारा कर देती है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें शामिल हैं, जैसे अस्पताल का बीमा कंपनी से टाई अप होना चाहिए और दस्तावेज सही क्रम में होने चाहिए। तो हमने बात करी मेडिक्लेम की। इस बारे में और भी चर्चा करेंगे। आपके कोई सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए एक बार फिर से स्टूडियो में है एडवोकेट विवेक नाथ साहब। सर वेलकम। थैंक यू सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मेडिक्लेम क्या है? मेडिक्लेम का मतलब मेडिकल इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है कि हम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें जिसमें कि एक प्रीमियम दे दें, और अगर कोई ये रिस्क को कवर करती है कि अगर इन केस ऑफ मिसहैपनिंग या फिर हम कभी बीमार पड़ जाते हैं तो जो मेडिकल एक्सपेंसेस है, हॉस्पिटलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस है, वो इस इंश्योरेंस पॉलिसी में से दिए जाते हैं, यानी कि इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में से दिए जाते हैं, मेडिक्लेम से दिए जाते हैं। मेडिक्लेम इंश्योरेंस कंपनियां प्राइवेट सेक्टर की भी देती हैं और गवर्नमेंट सेक्टर की भी देती हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस का ध्यान रखना चाहिए मेडिक्लेम को लेते हुए, जैसे कि क्या क्या कवर्ड है, कितने का क्लेम है, क्या हमारी प्रीमियम जाएगा, जो बेनिफिट्स हमें चाहिए वो है या नहीं है, कौन कौन सी बीमारियां लिस्टेड हैं, कौन कौन सी बीमारियां एक्सक्लूडेड हैं, कौन कौन से हॉस्पिटल्स कवर्ड हैं। तो काफी सारी चीजें हैं जो कि हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम लेते हुए ध्यान रखनी चाहिए, और ये देखना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स कवर हो। और मैं तो हमेशा ये बात कहता हूं, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले, चाहे मोटर व्हीकल की हो या मेडिक्लेम हो, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जरूर पढ़े, जो फाइन प्रिंट है उसे जरूर पढ़े जी। तो आपने देखा कि आज हम बात कर रहे हैं मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम पर, और हम बात करेंगे आगे व्हीकल इंश्योरेंस पर भी, जनरल इंश्योरेंस पर भी हम बात करेंगे। इससे मुतालिक आपके कोई सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। वकील साहब, कई बार ऐसा होता है कि जब हम बीमा खरीदते हैं या कई कंपनियां हमारे पीछे पड़ जाती हैं फोन कर करके कि बीमा ले लीजिए, मेडिकल इंश्योरेंस ले लीजिए, लेकिन उसमें कई चीजें कवर्ड नहीं होती हैं, खासकर वो चीजें जिनकी उस वक्त जरूरत पड़ जाए। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में जब आप पॉलिसी ले रहे हैं आपको ध्यान उसी समय ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इंश्योरेंस एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है इंश्योरेंस पॉलिसी देने वाली कंपनी के बीच और आपके बीच, जो कि इंश्योर्ड है, यानी इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है। जब कोई, ये आपकी बात ठीक है कि इंश्योरेंस कंपनियों के एजेंट आपको कॉल करते हैं, आपके पीछे पड़ जाते हैं, ये पॉलिसी ले लीजिए, वो पॉलिसी ले लीजिए, आपको ध्यान रखना है कि आप उसकी फाइन प्रिंट यानी टर्म्स सारे पढ़े, टर्म्स एंड कंडीशन सारे के सारे पढ़े। अगर फोन पे आपसे कोई आग्रह करता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए, तो आप उसे कह सकते हैं आप कि आपके ईमेल आईडी पे या फिजिकली आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस पहले दिए जाएं, बताए जाएं। आप ये भी आग्रह कर सकते हैं कि किसी इंश्योरेंस एजेंट को आपके पास भेजा जाए और वो इंश्योरेंस एजेंट आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बताए
उससे आप पूछें कि क्या क्या चीजें कवर्ड हैं। अगर हम मेडिक्लेम की बात कर रहे हैं तो कितने सारे हॉस्पिटल्स कवर्ड हैं, जिस हॉस्पिटल में अगर आप इन केस ऑफ मिसहैपनिंग या अगर बीमारी के पड़ने पर अगर आप सोचते हैं कि मुझे इसी हॉस्पिटल, पर्टिकुलर हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाना है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो हॉस्पिटल कवर्ड है, क्या क्या एक्सक्लूजन लिस्ट है। जो बीमारियां हैं आपको ये देखना पड़ेगा कि कई इंश्योरेंस पॉलिसीज में बहुत सारी बीमारियां लिस्टेड ही नहीं होती, यानी कि कवर्ड नहीं होती। आपको ये देखना है कि ज्यादा से ज्यादा बीमारियां हैं कवर्ड हो, ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स कवर्ड हो, और उसका जो फाइन प्रिंट है, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो पढ़िए। अगर आपको लगता है कि कोई चीजें उसमें कवर्ड नहीं है तो दूसरे इंश्योरेंस कंपनी के पास जा सकते हैं, दूसरी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी ले सकते हैं। एक बार आपने पॉलिसी ले ली और अगर आप बीमार पड़ गए तो इंश्योरेंस कंपनी अपने उन टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से ही आपको कवरेज देगी। अगर आप सोचें उसके बाद हम चेंज करा सके या कंप्लेंट करें, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं, उसी समय टर्म्स एंड कंडीशंस का ध्यान रखें और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा कवरेज आपको मिले। वकील साहब, कई कंपनीज करती हैं इंश्योरेंस, इसमें सरकारी कंपनियां भी होती हैं और प्राइवेट भी हैं। जी। कौन सा बेटर होता है, क्या लेते वक्त, कौन सा इंश्योरेंस लेते वक्त क्या ध्यान दें? वैसे तो आपकी बात ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसीज जो अगर हम मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो सरकारी कंपनियां भी देती हैं और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज भी देती हैं। पर आप ये देखेंगे कि जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसीज हैं वो बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, वो अच्छी तरीके से मार्केटिंग करते हैं। वो इनिशियली बाहर से तो दिखाएंगे कि हमारी पॉलिसी बहुत अच्छी है, आपको बहुत कम प्रीमियम देना है और आपकी कवरेज बहुत ज्यादा है। और इन कंपैरिजन, इन कॉन्ट्रास्ट, अगर आप सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसी देखेंगे आपको लगेगा कि भाई कवरेज तो बहुत कम मिल रही है, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे हैं। पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज है वो आपसे काफी कुछ छुपा लेते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस आपको दिखाते नहीं। आपको जब वो मार्केटिंग करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे तो ऐसे दिखाएंगे कि उनके कोई भी प्री रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, कुछ ऐसी आपको पॉलिसीज भी मिलेंगी जिसमें वो कहेंगे कोई मेडिकल भी रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि कोई प्री मेडिकल टेस्ट ही नहीं रिक्वायर्ड है, पॉलिसी लेने से पहले कोई आपको टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा। पर जब आप पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस देखेंगे, जब आपको पॉलिसी में एंट्री करनी होगी तो उसमें आपसे सारी बीमारियों का ब्यौरा मांग लेंगे। जब मेडिकल रिक्वायर्ड नहीं है, उन्होंने सारी बीमारियों का ब्यौरा मांग लिया। इन केस जब आपको पॉलिसी क्लेम करनी है, आप बीमार पड़ गए या एक्सीडेंट हो गया, उस टाइम वो पुराना सारा निकालेंगे, आपकी पुरानी सारी मेडिकल हिस्ट्री का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और अगर पॉलिसी में वो उनको ये दिखता है कि कहीं भी आपकी एंड पे कोई कमी थी, आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन दी, आपका क्लेम रिजेक्ट कर देंगे। तो इसीलिए आपको फाइन टर्म्स एंड कंडीशंस पहले पढ़नी चाहिए। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसी लेते वक्त आपको टर्म्स एंड कंडीशन सरकारी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी लेते वक्त भी पढ़नी चाहिए, मैं तो यही एडवाइस करूंगा। पर अमूमन देखा जाता है कि जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनकी पॉलिसीज सेफ मानी गई हैं, सेफ होती हैं, आपको क्लेम मिल जाता है एज कंपेयर टू द पॉलिसीज। अगर आप पॉलिसी प्राइवेट कंपनी की लेंगे तो चांसेस ज्यादा है कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो। कोर्ट्स में भी ज्यादातर केसेस प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के अगेंस्ट ही पेंडिंग है, क्योंकि वो क्लेम देते नहीं, अलग अलग रीजंस देके आपका क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं। जी वकील साहब, अब आ गए हैं कैशलेस इंश्योरेंस। बिल्कुल। ये कितने बेनिफिशियल हैं? क्या ये बेटर हैं या विद कैश वाला बेटर होते हैं? क्या बेटर है? जी, कैशलेस तो हमेशा ही बेटर है, क्योंकि कैशलेस लेते वक्त आपकी जेब से पैसा नहीं निकलता। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, अगर आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है और आपके पास उस इंश्योरेंस पॉलिसी में कैशलेस बेनिफिट की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आपको एडवांटेज है कि उस टाइम आपको जेब से पैसा नहीं निकालना। सारा का सारा जो अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी ही भरती है। यूजुअली अमूमन देखा जाता है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो कि कवर्ड होते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर, वहां पे डेस्क होते हैं जिसको टीपीए डेस्क कहा जाता है या मेडिक्लेम डेस्क भी कहा जाता है। वहां जाके आप अपना मेडिक्लेम का कार्ड दिखाइए और आपका इलाज शुरू हो जाएगा। जो पैसा है वो इंश्योरेंस कंपनी अपने आप ही हॉस्पिटल को रीइंबर्स कर देती है, इसलिए कैशलेस फैसिलिटी अच्छी है। अगर कंपेयर करें कैश वाली फैसिलिटी को, उसमें क्या है कि आपको रीइंबर्समेंट मिलेगा, यानी कि अगर आप हॉस्पिटल में आप भर्ती होते हैं फॉर व्हाटएवर मिसहैपनिंग जो भी होती है, तो उस केस में पहले आपको अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ेगा। मान लीजिए 60,000 का खर्चा है, 1 लाख का खर्चा है, 4 लाख का खर्चा है, तो पहले आपको अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, फिर आप क्लेम फॉर्म भरेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे, उसमें काफी समय भी लग जाएगा रीइंबर्स होने में। कैशलेस फैसिलिटी में एडवांटेज होता है कि हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप होता है, वो अपने आप ही पैसा दे देंगे हॉस्पिटल को।
इस केस में आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी, आपका बंदा भी बीमार है, आपके घर का व्यक्ति बीमार है, फैमिली मेंबर, आप उसको देखेंगे या अपना पैसा रिइंबर्स कराएंगे, तो कैशलेस हमेशा ही बेनिफिशियल है जी। चलो, तो आज हम बात कर रहे हैं मेडिक्लेम पर। इससे मुतालिक आपके कोई सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर हम जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है मेडिक्लेम। इससे मुतालिक आपके कोई सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। वकील साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कैशलेस जो है वो बेटर है या विद कैश बेटर है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम क्लेम लेते हैं तो हमें वो चीजें नहीं मिलती, जैसे मान लीजिए कि कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो समय पे क्लेम ही नहीं मिलता, ऐसे में क्या कर सकते हैं? आपकी बात ठीक है। बहुत बार ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं कि जब आपको समय पे क्लेम चाहिए, चाहे कैशलेस क्लेम चाहिए, तो आपको क्लेम मिलेगा ही नहीं। इंश्योरेंस कंपनी को किसी ना कोई बहाना बना के आपका क्लेम या तो रिजेक्ट कर देगी या उसे डिले कर देगी। तो ऐसे केस में क्या करें? ऐसे केस में अगर आपके अगेंस्ट आपके पास कैशलेस फैसिलिटी थी और कोई फ्रिवलेस कोई भी ऐसा वैसा बहाना बना के आपका क्लेम रिजेक्ट कर रहे हैं या डिले कर रहे हैं, तो उसका तरीका होता है कि हर इंश्योरेंस कंपनी का पहले तो एक ग्रीवियंस सेल होता है। आप ग्रीवियंस सेल में लिखे कि आपका क्लेम डिले हो रहा है, और आप उस कंपनी के कोई जो भी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी है, उस कंपनी को के ग्रीवियंस सेल को आपको 30 दिन के अंदर अंदर जवाब देना है। अगर वो आपका जवाब वो नहीं सुनते तो IRDA के ग्रीवियंस सेल को लिख सकते हैं, और IRDA का ग्रीवियंस सेल IRDA की वेबसाइट से आप उसकी डिटेल्स ले लें और उनके ग्रीवियंस सेल को लिखें, इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिखें, इंश्योरेंस पॉलिसी का नंबर लिखें और ये बताएं कि क्या क्या आपकी ग्रीवियंस है, क्यों आपका ऐसा ही कोई भी बहाना बना के, फ्रिवलेस बहाना बना के आपका क्लेम रिजेक्ट किया जा रहा है। तो IRDA भी डायरेक्शन दे देगा इंश्योरेंस कंपनी को कि इनका क्लेम जल्दी से जल्दी दिया जाए और इनका जो पैसा है इनको इनके फेवर में इनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए। अगर इंश्योरेंस कंपनी फिर भी नहीं मानती है तो लीगल प्रोविजंस हैं, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन स्कीम है, उस ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं, फिर लीगल प्रोविजंस भी हैं। तो ऐसे केस में अगर बाद में आपको क्लेम नहीं मिल रहा तो अलग अलग तरीके हैं, तो आप उनको एक्सरसाइज कीजिए, अलग अलग ऑप्शंस को एक्सरसाइज कीजिए जी। वकील साहब, क्लेम जब करें तो किन चीजों का ध्यान रखें और कब क्लेम करना चाहिए? क्लेम तो जैसे ही आपको आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के जो आपको बेनिफिट मिलना है, जिस दिन आपका बेनिफिट एक्रू होता है आपको क्लेम तभी करना है। अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो जब एक्सीडेंट हो गया या जब आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ गई, क्लेम आप तब करेंगे। कोई और पॉलिसी है, मोटर पॉलिसी है, जिस दिन एक्सीडेंट हो गया आपकी गाड़ी का, आप तब क्लेम करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसके अंदर अगर कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है अकस्मात, तो आप तब क्लेम करेंगे। और अदरवाइज कोई अगर एंडोमेंट प्लान जैसे होते हैं, उसमें अगर 20 साल का प्लान है, अगर 20 साल पूरे हो गए, मैच्योर हो गई आपकी पॉलिसी, आप तब क्लेम कर सकते हैं। आपको क्या क्या ध्यान रखना है? आपके पास हमेशा, आप किसी भी पॉलिसी को क्लेम करें, आपके पास सबसे पहले तो अपनी पॉलिसी नंबर होना चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर, और आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट है वो हमेशा संभाल के रखें, ओरिजिनल। क्योंकि जब भी आप क्लेम लेंगे तो आपसे वो ओरिजिनल मांगा जाएगा कि क्या आपके पास वो ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट है या नहीं है। पॉलिसी मैच्योर हो रही है आपकी तो आपको ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट कराना पड़ेगा। अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो आपको अपना मेडिक्लेम का कार्ड, आपकी मेडिक्लेम की पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसको हम कहेंगे, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, आपके ID प्रूफ, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ेंगे। ये कोई स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और आप जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो अपने इंश्योरेंस पॉलिसी देने वाली कंपनी से या इंश्योरेंस एजेंट से, ब्रोकर से आप पहले ही पूछ सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है अमूमन। उसके बाद अगर आप चाहें तो उनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे। हर इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे यूजुअली क्लेम का प्रोसेस लिखा रहता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कैशलेस में क्या रिक्वायरमेंट है, अगर आप कैश का रिफंड करा रहे हैं तब क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप वेबसाइट पर जाके भी स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। अमूमन यूजुअली आपके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, ID प्रूफ, डॉक्टर की स्लिप्स और आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर, आपका मेडिक्लेम का जो कार्ड है, जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स यूजुअली रिक्वायर्ड होते हैं जी। वकील साहब, मान लीजिए डेथ क्लेम है तो क्या वो बिना कोर्ट कचहरी के सेटलमेंट किया जा सकता है उसका? आइडियली तो कोर्ट कचहरी में जाने ही नहीं दिया जाना चाहिए इंश्योरेंस पॉलिसी को।
कोर्ट कचहरी में तो तब जाएंगे जब कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया, जब इंश्योरेंस कंपनी ने आपका क्लेम डिनाई कर दिया। आइडियली तो जब आप एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, यानी कि आप जब इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, आप ये सोच के तो नहीं ले रहे कि आपका जो क्लेम है वो डिनाई कर दिया जाएगा। अब जैसे डेथ क्लेम की हमने बात की, तो डेथ क्लेम है तो डेथ के केसेस में तो इमीडिएटली क्लेम अवार्ड होना चाहिए। जैसे कि कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसके अंदर अगर किसी की अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रोसेस है कि 15 दिन के अंदर अंदर आप क्लेम इंटीमेशन फॉर्म, डेथ इंटीमेशन फॉर्म भरिए और क्लेम के लिए क्लेम मांगिए, जिसको क्लेम फॉर्म कहा जाता है, इंटीमेशन फॉर्म भी कहा जाता है। और साथ में डेथ सर्टिफिकेट लगाना होता है, एक लिखना होता है कि किस कारणों से मृत्यु हुई। अगर एक्सीडेंट में मृत्यु हुई तो साथ में आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी लगानी पड़ेगी। घर पर मृत्यु हो गई किसी बीमारी की वजह से तो वो लगाने की जरूरत नहीं है। अमूमन तो इन डॉक्यूमेंट्स के बाद 15 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा मिल जाना चाहिए, यानी कि क्लेम मिल जाना चाहिए। पर बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि इंश्योरेंस कंपनियां कोई ना कोई बहाना बना के, ये स्पेशली प्राइवेट कंपनियों के साथ होता है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां जो कि प्रीमियम अमाउंट तो ले लेती हैं पर आपको क्लेम के टाइम पर दौड़ाने शुरू कर देती हैं कि हम क्लेम नहीं देंगे, अलग अलग बहाने बनाना शुरू कर देती हैं। उस केस में जो इंश्योर्ड है उसके पास, या जो क्लेमेंट है, जो बेनिफिशियरी है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं दे रही तो वो क्या करेगा? या तो वो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास जा सकता है या अल्टीमेटली उसको कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा। तो आइडियली तो कोई भी किसी भी तरीके का इंश्योरेंस क्लेम है, कोर्ट कचहरी तक जाने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। पर प्रैक्टिकली यही देखा जाता है कि इंश्योरेंस कंपनियां, स्पेशली प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां, कोई ना कोई बहाना बना देती हैं और आपको फिर कोर्ट में जाना पड़ता है। अब आपको ये बता देता हूं कि कोर्ट में जाने का क्या प्रोसेस है, क्या क्या आप प्रोसीजर आप देख सकते हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज अगर आपको क्लेम नहीं मिलता है। पहला तो आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन स्कीम है, उसके तहत ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। ओम्बड्समैन सरकारी अफसर होता है, इट इज अ क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी और ये एक मीडिएटर, मीडिएशन प्रोसीडिंग्स हैं। और आप अपना डॉक्यूमेंट दे दीजिए कि क्या आपकी ग्रीवियंस है। यूजुअली 12 शहरों में, देश के 12 बड़े शहरों में ओम्बड्समैन है इंश्योरेंस के और उनकी ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड की गई है। आप ईमेल से भी उनके पास कम्युनिकेशन भेज सकते हैं, बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं। अपनी ग्रीवियंस बनाइए, इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिखिए, पॉलिसी नंबर लिखिए, पॉलिसी की फोटोकॉपी लगाइए, अपना ग्रीवियंस लिखिए और जो भी डॉक्यूमेंट आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिले हैं उनको लगा के ओम्बड्समैन के पास भेज दीजिए। और ओम्बड्समैन 15 दिन के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी को बुलाता है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाता है और उनसे कहा जाता है कि आप क्लेम दीजिए। कुछ एक्स्ट्रा सर्कमस्टेंशियल में, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर कोई सर्कमस्टांसेस हैं, उसके अंदर एक्स ग्रेशिया पेमेंट भी दे दी जाती है, अवार्ड कर दी जाती है ओम्बड्समैन के द्वारा। और ओम्बड्समैन एक अवार्ड दे देता है कि जो कि पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी देने वाली कंपनी के ऊपर बाइंडिंग होता है, बशर्ते आप उस अवार्ड को एक्सेप्ट करें। अगर आप खुश नहीं है बैंकिंग इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की ये डिसीजन से, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। आप कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लोक अदालत के पास जा सकते हैं और सिविल केस भी एक डाल सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस जो है इट इज अ एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को सिविल कोर्ट में भी एनफोर्स करा सकते हैं। साथ साथ आप कंज्यूमर कोर्ट का तो हमेशा दरवाजा खुला ही है। और लोक अदालत का भी एक आजकल अच्छा सिस्टम है। वहां पे जो प्री लिटिगेशन स्टेज है, जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज की लोक अदालत है, इंश्योरेंस उनका भी एक सब्जेक्ट मैटर है। तो आप वहां भी अपना प्री लिटिगेशन केस दायर कर सकते हैं और उसमें एक सेटलमेंट अराइव कर सकते हैं। जी, तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं कानूनी पहलू में मेडिक्लेम की और हम बात करेंगे मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस की। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, पर हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। आज जिस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं वो है मेडिक्लेम और मोटर व्हीकल क्लेम के बारे में हम बात करेंगे। इससे मुतालिक आपके कोई सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। वकील साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम मेडिक्लेम की बात कर रहे थे और हमने ये भी बात की कई बार कई बीमारियां उसमें कवर्ड नहीं होती हैं। मान लीजिए हमने कोई मेडिक्लेम ले लिया और हमें उसकी जरूरत पड़ गई, जब हम हॉस्पिटल पहुंच गए, वहां एडमिट हो गए, तब पता चला कि ये चीज तो इसमें कवर्ड थी ही नहीं। ऐसे में क्या करें? ऐसे में आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई आपका फीचर कवर्ड नहीं है, यानी कि वो कोई बेनिफिट जो आप लेना चाह रहे थे आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर्ड नहीं है, उस समय आप कुछ नहीं कर सकते और उस टाइम आपको अपने पैसे देने ही पड़ेंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, पॉलिसी लेते वक्त आपको ध्यान बहुत रखना है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं।
पॉलिसी लेते वक्त ध्यान रखें कि ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स कवर्ड हों, ज्यादा से ज्यादा बीमारियां कवर्ड हों, और आपका जो बेनिफिट है यानी कि जो क्लेम अमाउंट है, यानी कि जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की जो वैल्यू है वो ज्यादा से ज्यादा हो। अमूमन देखा जाता है इंश्योरेंस कंपनियां 3 से 4 लाख का ही कवर देती हैं, अमूमन 5 लाख का भी दे देती हैं, पर 5 लाख में आजकल इलाज नहीं होता। अगर आप अच्छे हॉस्पिटल में चले जाएं और कोई कैंसर या अगर ऐसी कोई बीमारी सामने आ जाती है तो उस पर 10 से 20 लाख का खर्चा हो जाता है। ऐसे केस में अगर आपका कवर सिर्फ 5 लाख का है तो इंश्योरेंस कंपनी का दायित्व ही 5 लाख तक आपको देने का है, उसके बाद आपको खुद ही खर्चा करना पड़ेगा। और अगर कोई ऐसी बीमारी हो जाती है कि जो कि एक्सक्लूजन लिस्ट में है, यानी कि वो कवर नहीं है, कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जिसमें पहले कुछ सालों में, पहले 1 या 2 सालों में एग्जिस्टिंग डिजीजेस कवर नहीं करते। यानी कि अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त आपको डायबिटीज थी तो डायबिटीज से होने वाले जितनी भी बीमारियां होंगी उसकी वजह से अगर आप पहले साल में हॉस्पिटलाइज होंगे तो आपने चाहे प्रीमियम पूरा ही क्यों ना भरा हो वो कवर नहीं होगी, वो एक्सक्लूजन लिस्ट में होगी। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा आपकी जो बीमारियां हैं वो कवर्ड हो। एग्जिस्टिंग जो डिजीजेस हैं, जो पहले से बीमारियां थी, एग्जिस्टिंग बीमारियां थी, वो किस तरीके से कवर होंगी। तो आपको क्वेश्चन करना चाहिए अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी देने वाले ब्रोकर से, इंश्योरेंस कंपनी से, कि कैसे कैसे कवर होंगी, कितने साल में आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जिस्टिंग डिजीज का, मैटरनिटी बेनिफिट कब मिलेगा। अमूमन ये भी देखा जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी में पहले साल कभी भी मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलता और वो 2 या उसके बाद वाले सालों में ही मिलता है अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी मेंटेन करते हैं तो काफी सारी चीजें हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस पहले ही देखिए, और अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशंस पहले नहीं देखी और अगर कोई ऐसी बीमारी जो कि पॉलिसी में कवर्ड नहीं है, उस वजह से उस बीमारी ऐसी उस बीमारी की वजह से आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे, ओम्बड्समैन के पास जाएंगे, वहां भी आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए सबसे जरूरी बात यही है, क्या ध्यान रखने वाली बात है, फाइन प्रिंट पढ़ें, टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा कवरेज लें, क्वेश्चन करें इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले और अकॉर्डिंगली पॉलिसी लें। और अगर आपको कोई बेनिफिट उसमें प्रॉमिस किया गया है और इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी क्लेम लेते वक्त अगर आपको बेनिफिट नहीं देती तो पहले ओम्बड्समैन स्कीम है, ग्रीवेंस सेल है इंश्योरेंस कंपनी का, या फिर कंज्यूमर कोर्ट और लोक अदालत तो है ही। वकील साहब, अपनी ही बीमा पॉलिसी के तहत क्या कोई कंपनी डिक्लाइन कर सकती है कि हम आपको ये कवर नहीं देंगे? जी बिल्कुल कर सकती है। जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी एग्जिस्टिंग डिजीज की, जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, अपनी ही इंश्योरेंस पॉलिसी है आपकी, उसी अब मान लीजिए आपने उसको रिन्यू करवाया, तो कोई ऐसी एग्जिस्टिंग डिजीज है जिसको वो 2 साल के बाद कवर करते हैं, तो वो उस समय मना कर सकते हैं कि उनकी एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है कि इस एग्जिस्टिंग डिजीज को वो 2 साल बाद में ही कवरेज देंगे। तो फर्स्ट रिन्यूअल टर्म में वो आपको मना कर सकते हैं कोई भी डिजीज को कवर करने से। पर हाँ, अगर कोई डिजीज पहले से कवर्ड है, मान लीजिए आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली, उसमें कोई भी बीमारी कवर्ड थी और उस बीमारी की वजह से अकस्मात आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया और उस बीमारी के तहत आपको क्लेम भी मिल गया, इंश्योरेंस कंपनी दूसरी बार ये नहीं कह सकती क्योंकि आपने क्लेम ले लिया इस बीमारी के लिए तो ये एग्जिस्टिंग डिजीज हो गई, अब हम कवर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कर सकती। अगर एक एग्जिस्टिंग जो बीमारी पहले से एग्जिस्टिंग नहीं थी वो हो गई, आपको क्लेम भी मिल गया, तो वो मना नहीं कर सकती कंपनी, आपको वो रिन्यूअल करेगी और वो बीमारी फिर से भी कवर्ड होगी। जी। तो चलिए, अभी तक हम बात कर रहे थे मेडिक्लेम के बारे में, अब हम आपको बताएंगे कि मोटर व्हीकल इंश्योरेंस क्या है। जब आप कोई वाहन खरीदते हैं, चाहे दुपहिया हो या फिर चौपहिया, तो आपके पास वाहन का बीमा कवर होना चाहिए। इतना ही नहीं, एक बार इस कवर को लिए जाने के बाद जरूरी ये भी है कि आप इसे सही वक्त पे दोबारा रिन्यू कराते रहें। ज्यादातर यही मानते हैं कि बीमा से फायदा यही होगा कि गाड़ी की दुर्घटना होने या खराब होने की स्थिति में इस बीमा कवर का लाभ उठाया जा सकेगा। वाहन का बीमा न कराने से वाहन मालिक को न सिर्फ आर्थिक क्षति होगी बल्कि उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। मोटर बीमा के तहत 3 तरह के कवर मिलते हैं: गाड़ी के चोरी या फिर क्षति का, चालक और यात्री की दुर्घटना का और थर्ड पार्टी बीमा। पहले और दूसरे किस्म के बीमा का सेटलमेंट बीमा लेने वाले व्यक्ति और देने वाली कंपनी के बीच होता है। जब ही मुश्किल होता है उसे क्लेम करना। पिछले कुछ सालों में कैशलेस सेवा के आ जाने से ग्राहकों को राहत जरूर पहुंची है। क्लेम दोनों पक्षों के बीच एक कानूनी प्रक्रिया होती है। इस स्थिति में आपको निम्न बातों का ख्याल रखना चाहिए।
कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। आपकी बीमा कंपनी आपसे क्षति का प्रमाण जैसे मेडिकल या फिर वाहन रिपेयरिंग का बिल या फिर पुलिस रिपोर्ट मांग सकती है। बीमा ये भी जरूरी है कि आप दस्तावेजों की एक प्रति खुद के पास भी रखें। दुर्घटना स्थल के नजदीक चिकित्सालय से सहायता लें और वहां की पुलिस सेवा को भी इसकी सूचना दें। इसकी जरूरत क्लेम के लिए पड़ेगी। वाहन को और क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए उपाय करें। बीमा कंपनी संभवतः वाहन रिपेयरिंग से पहले उसकी जाँच कराना चाहेगी। क्यों मंजूर नहीं होते क्लेम? ऐसा भी होता है कि कई बार क्लेम की मंजूरी नहीं मिल पाए। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे क्लेम पॉलिसी कवरेज के दायरे से बाहर हो, कोई एक्सक्लूजन हो, आग्रह में सूचना पूरी नहीं उपलब्ध कराई गई हो। क्लेम को इसलिए भी नामंजूर किया जा सकता है यदि दुर्घटना के लिए पूरा या फिर अधिकांश तौर पर चालक जिम्मेदार हो, अगर बीमा कंपनी को दी जा रही सूचना झूठी हो, अगर पॉलिसी सामान्य निजी कार के नाम पर ली गई हो और उसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा हो, या फिर आपके पास वाहन में लगी चीजों जिनकी चोरी हो जाए या क्षति हो की रसीद न हो। क्लेम करते समय बरतें सावधानी। पहली, फाइन प्रिंट को पढ़ें। बेहतर यही है कि बीमा की खरीद के समय ही क्लेम प्रक्रिया की पूरी जानकारी ली जानी चाहिए, ताकि भविष्य में क्लेम करने के दौरान अफरा तफरी ना हो। अगर ऐसा नहीं भी किया गया हो तो क्लेम के लिए आग्रह करते वक्त फॉर्म को अच्छे से पढ़ें। दूसरा, दस्तावेजों को रखें तैयार। क्लेम की जानकारी के लिए जब आप बीमा कंपनियों की हेल्पलाइन को फोन करेंगे तो वो आपसे पॉलिसी नंबर या फिर मेंबरशिप आईडी नंबर, घटना की समूची जानकारी, उसकी तिथि, समय और जगह की जानकारी लेंगी। इसके अलावा इस घटना की क्षति से एक मोटा आंकलन भी उन्हें बताना होगा। ऐसे में जो व्यक्ति सेटलमेंट चाहते हैं उन्हें इन सभी दस्तावेजों के साथ तैयार रहना होगा। सही समय पर सूचना दें। बीमा कंपनी को सही समय पर घटना की सूचना दें। गाड़ी का कैशलेस क्लेम ना हो तो सारे बिल सावधानी से रखें। ड्राइविंग इतिहास अच्छा रखें। बीमा कंपनियां प्रीमियम तय करते वक्त ये भी देखती हैं कि आखिर वाहन ड्राइविंग कौन कर रहा था, पुरुष या फिर विवाहित या अविवाहित, युवा या वयस्क। कई ड्राइवर्स से वाहन न चलवाएं। वाहन के लिए अधिक ड्राइवर्स के होने का मतलब होगा अधिक प्रीमियम। कम हाथों से चली गाड़ी की बीमा का प्रीमियम भी कम होगा। तो हम बात करेंगे मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के बारे में। जब हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे तो वकील साहब ने एक जगह हमें टोका और कहा यह गलत है। वकील साहब, क्या गलत था बताइए और क्यों गलत था? इसमें आपने ये लिखा, इसमें आपकी रिपोर्ट में ये जरूर लिखा आ रहा था कि अगर इंश्योरेंस कंपनियां पॉलिसी देखने से पहले ये देखती हैं प्रीमियम किस पे डिपेंड करेगा कि कोई व्यक्ति मेल है, वाला व्यक्ति था कौन? मेल है, फीमेल है, विवाहित है या अविवाहित है। ऐसा नहीं होता। हमारे देश में राइट टू इक्वालिटी है, तो हर एक को बराबर माना जाता है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, विवाहित है, अविवाहित है, वृद्ध है। इंश्योरेंस का प्रीमियम हमेशा सेम होता है। हाँ, ये जरूर है अगर आपके कोई पुराने कोई इस तरीके से एक्सीडेंट है या कोई रिकॉर्ड है इस तरीके का, तब प्रीमियम में चेंज हो सकता है। अदरवाइज प्राइमा फेसी अगर देखा जाए तो मेल और फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती इंश्योरेंस पॉलिसी, बल्कि कोई भी नहीं कर सकता। इंश्योरेंस कंपनी को तो दूर की ही बात है। जी। पर वकील साहब, ऐसा होता है, इस रिपोर्ट को बनाने का मकसद यही था कि कई बार ऐसा जो प्राइवेट पॉलिसीज वाले हैं वो तो कहते ही हैं ये बात कि अगर ऐसा है तो मतलब अगर मान लीजिए क्लेम रुक गया आपका कहीं, तो ये भी एक रीजन उसमें लगा देते हैं। जी, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी इस ग्राउंड पे आपका क्लेम रोकती है कि इंश्योरेंस गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति मेल था या गाड़ी चलाने वाली व्यक्ति फीमेल थी, कोई महिला गाड़ी चला रही थी और हम आपको क्लेम नहीं देंगे इस वजह से, अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव, उसका सर्वेयर आपसे ये बात कहता है, आप उसे कहिए लिखित में दीजिए, और लिखित में देते ही उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस कर दीजिए, उनके अगेंस्ट अवमानना का केस दायर कर दीजिए। इस देश में राइट टू इक्वालिटी है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इस ग्राउंड पे क्लेम नहीं रिजेक्ट कर सकती कि गाड़ी जो है महिला चला रही थी, कोई मेल नहीं चला रहा था। जी। वकील साहब, चलिए बात हो रही है मोटर व्हीकल इंश्योरेंस की। अब तो मान लीजिए अगर कहीं आपकी गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाती है और वो इंश्योर्ड है, तो क्या क्या चीजें उसमें कवर होनी चाहिए? अगर आपकी गाड़ी ब्रेकडाउन हो गई तो सबसे पहले आपके पास तो इंश्योरेंस पॉलिसी, एक वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, और उसमें आपको पहले पता होना चाहिए, जैसे कि हम मेडिक्लेम की भी बात कर रहे थे, उसी तरीके से मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले भी आप सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लीजिए कि क्या क्या बेनिफिट उसमें आपको मिल रहे हैं। कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको टोइंग की फैसिलिटी भी देगी, कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको कैशलेस क्लेम की फैसिलिटी देगी, किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको कैशलेस की बेनिफिट के साथ साथ आपको और भी बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि रिपेयर है, आपको घर तक भी छोड़ेंगे, टो करने वाली बात तो मैंने कह ही दी।
तो काफी सारी चीजें हैं जिसका जो बेनिफिट्स मिल सकते हैं, पर अमूमन ये देखा जाता है कि हर इंश्योरेंस कंपनी सारे के सारे बेनिफिट्स नहीं देती। हाँ, हमेशा कैशलेस बेनिफिट के लिए बात करनी चाहिए और बम्पर टू बम्पर यानी कि जीरो डेप्रिसिएशन प्लान का भी देखना चाहिए कि आपको वो बेनिफिट मिले। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखें, पहले सारी टर्म्स एंड कंडीशंस देख लें। बहुत सारी आजकल कंपनियां हैं इंश्योरेंस पॉलिसी देती हैं, जो मोटर व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी देती हैं, उनकी जो बेनिफिट्स हैं आप कंपेयर कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली ही पॉलिसी लें। जी। वकील साहब, मान लीजिए कि गाड़ी हमने बेच दी किसी को, तो जी। क्या इंश्योरेंस भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। मोटर व्हीकल एक्ट जो कि रेगुलेट करता है सारे के सारे मोटर व्हीकल्स की रनिंग को, उसमें एक प्रोविजन है जो कि सेक्शन 157 है। उसके अनुसार अगर आपने किसी व्यक्ति को अपनी गाड़ी बेच दी या आपने किसी भी व्यक्ति से मोटर व्हीकल यानी कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर या कोई भी दूसरा कोई मोटर व्हीकल आपने खरीदा है और जो गाड़ी बेची गई है उसके ऊपर एक वैलिड इंश्योरेंस है जो कि पहले से ही चल रहा है, तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी अपने आप ही आपके नाम ट्रांसफर मानी जाएगी। यानी कि आपको उसके अंदर जो राइट्स और लायबिलिटीज हैं वो पुराने बेचने वाले से खरीदार के तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। पर आपको ये नहीं सोचना कि उसके बाद आपको हाथ पे हाथ धरे बैठ जाना है। उसके बाद आपको जिस दिन आपका ट्रांसफर हो गई, आपके नाम गाड़ी हो गई, 14 दिन के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना है, उसे बताना है, उनसे फॉर्म मांगना है और उस पर लिख के देना है कि आपने गाड़ी खरीद ली है। अपनी गाड़ी की जो नई आपकी आरसी बनी है उस आरसी की कॉपी लगाइए और जो पॉलिसी है वो अपने नाम ट्रांसफर करा लीजिए। जो पॉलिसी है उसमें एंडोर्समेंट हो जाएगी और उसमें पुराने जो ओनर था उसकी जगह आपका नाम आ जाएगा। अब ये ध्यान देना बहुत जरूरी है, कई ऐसी पॉलिसीज होती हैं जिसमें स्पेशली प्राइवेट कंपनीज की, उसमें रेस्ट्रिक्शन कर देते हैं कि अगर आप ट्रांसफर करते हैं, ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो कई सारे बेनिफिट जो हैं आपको नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल देता हूं जिसका मुझे पता है कि कई इंश्योरेंस कंपनियां आपको जीरो डेप्रिसिएशन प्लान देती हैं, यानी कि आपको आपके सारे के सारे उसमें आइटम्स जो हैं कवर्ड होती हैं, डेप्रिसिएशन कवर्ड होता है। पर वहां एक केवियट है, एक कंडीशन होती है कि इन केस पॉलिसी चल रही है, उसके बीच में आपने गाड़ी बेच दी या गाड़ी ट्रांसफर कर दी, ओनरशिप किसी और के नाम ट्रांसफर कर दी, तो जो जीरो डेप्रिसिएशन वाला बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा, वो खत्म हो जाएगा, आपको डेप्रिसिएशन वाला ही बेनिफिट मिल पाएगा। तो इसीलिए इंश्योरेंस पॉलिसी जो मोटर व्हीकल की भी है पॉलिसी लेते वक्त टर्म्स एंड कंडीशंस जरूर पढ़ें, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, उन्हें पहले ही पढ़ लें ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। जी। चलिए, यमुनानगर से रघुवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर। पूछिए अपना सवाल। सर मैडम, मैंने बताया था उनको कि भाई हमारे भाई का ना 98 में दिसंबर में एक्सीडेंट हो गया था लुधियाने में जी। जी। तो फिर हमने वहाँ क्लेम पाया था जी उनका जी कोर्ट में। अच्छा, वहाँ से रिजेक्ट हो गया था जी केस। फिर ना हमारे वकील ने चंडीगढ़ पाई थी अपील जी। अच्छा, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में। उसके बाद हमारे को कुछ नहीं जवाब मिला जी वहाँ से। तो आपको ये देखना पड़ेगा, आप अपने वकील से बात कीजिए कि हाई कोर्ट में जो आपका केस चला था, जो आपने अपील फाइल की थी, उसका क्या स्टेटस है। अगर यूजुअली अगर आपका नीचे क्लेम रिजेक्ट कर दिया, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल ने अगर आपका MACT ने क्लेम आपका डिनाई कर दिया है और आपने हाई कोर्ट में अपील की है, तो आप उसका ये देखें कि हाई कोर्ट में उसका स्टेटस क्या रहा। आप अपने वकील से पूछें। अगर हाई कोर्ट ने भी अगर डिनाई कर दिया है तो हाई कोर्ट के डबल बेंच के पास अपील आप कर सकते हैं। हाई कोर्ट में आपको नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। पर आपको ये देखना पड़ेगा, आप अपने वकील साहब से ही पूछिए कि क्या आप जो वैलिड डॉक्यूमेंटेशन थी क्या आपके पास थी या नहीं थी। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जो नीचे की कोर्ट है, अमूमन वही क्लेम का जो अमाउंट है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाया जाता है हर व्हीकल का, तो उसमें से जो फंड आता है अमूमन निचली अदालतें भी क्लेम दे देती हैं जो कि क्लेम अदालतें होती हैं। अगर हाई कोर्ट तक आपको जाना पड़ा है तो आप एक बार चेक जरूर कर लें अपने वकील से कि क्या आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरी है और हाई कोर्ट में केस का क्या स्टेटस है। अगर हाई कोर्ट में आपका केस रिजेक्ट हो गया है तो आप अपील फाइल कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट लेवल तक भी जा सकते हैं। जी। चलो वकील साहब, जाते जाते एक क्वेश्चन और पूछेंगे। कुछ पॉलिसीज ऑनलाइन बिकती हैं, क्या वो खरीदनी चाहिए? बिल्कुल खरीद सकते हैं ऑनलाइन पॉलिसीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर फिर वही बात है, टर्म्स एंड कंडीशंस जरूर पढ़ लें कि क्या क्या पॉलिसीज हैं। जो आपको अगर ऑनलाइन सब कुछ लिखा रहता है, पॉलिसी की डॉक्यूमेंट होता है, पॉलिसी वर्डिंग्स उसमें लिखी रहती हैं, सारी पॉलिसी वर्डिंग्स पढ़ लें, टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लें, क्या क्या आपको बेनिफिट अक्रू हो रहे हैं। अगर आपको कोई शक है, कोई शंका है
तो आप इनके कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कर लें इंश्योरेंस कंपनीज के, उनसे क्लैरिफिकेशन ले लें। ईमेल पे भी क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं, उनसे रिटर्न में क्लैरिफिकेशन ले लें, क्या क्या बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, जो भी शंका है उसको दूर कीजिए। उसके बाद ऑनलाइन पॉलिसी भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट सजेस्टेड यही होता है कि ऑनलाइन पॉलिसीज की बजाय आप अगर फिजिकल किसी ब्रोकर के थ्रू, एजेंट के थ्रू अगर पॉलिसी ले रहे हैं तो आप एजेंट की भी लायबिलिटी बन जाती है, तो एजेंट आपको ज्यादा सही बताएगा। अदरवाइज अगर आप ऑनलाइन भी लेना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर इक्वली गुड। चलिए वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो ये था आज का कानूनी पहलू। अगली बार फिर हाजिर होंगे कुछ नया लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।